देखिए, सबसे बड़ी बात है आज जो मेन चीज है वो कल उमर साहब ने जो आप ही लोगों को साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट से मुझे एतराज है। और एतराज इसलिए है कि उमर साहब ने इसी देश के संविधान की, इसी देश के आइन की कसम खाकर एक पोस्ट को संभाला है जिसे चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। और उमर साहब केवल पर्टिकुलर किसी एक क्लास के, एक कास्ट के चीफ मिनिस्टर नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। वो हिंदुओं के भी चीफ मिनिस्टर हैं, मुसलमानों के भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो एसटीज के भी चीफ मिनिस्टर हैं, पहाड़ियों के भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो गुज्जर बकरवालों के, इन सब के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर उमर साहब को लगता है कि चंद उनके चाहने वाले या चंद एलीट लोगों के या चंद वो लोग जो गुपकार के गलियारों में उनके साथ रहते हैं उनके चीफ मिनिस्टर हैं, तो मुझे इससे एतराज है। कल उमर साहब ने जो नया कार्ड खेला, और ऐसा होता है जब कभी भी, दोस्तों आप इतिहास में चले जाइएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जब कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अंतरकलह शुरू होती है, जब कभी भी इनको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आती है, ये एक बड़ा खतरनाक कार्ड खेलते हैं। और उस कार्ड का नाम है रिलीजन का कार्ड, हिंदू मुसलमान का कार्ड, डोगरा वर्सेस कश्मीर का कार्ड खेलते हैं ये लोग। और यही कार्ड उन्होंने कल भी खेला। जो स्टेटमेंट कल उन्होंने दी, और खासकर मेरे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बरगलाने के लिए जो स्टेटमेंट दी है, उससे उमर साहब मुझे एतराज है। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं, और खासकर मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, जम्मू कश्मीर जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं, इन लोगों ने टू नेशन थ्योरी के समय पाकिस्तान को ना चुनकर जम्मू कश्मीर को चुना था। आज अगर आप इनको मजहब के नाम के ऊपर बरगलाएंगे तो अभिजीत जसरोटिया आपके खिलाफ खड़ा होगा। और मुझे बड़ा अफसोस आता है जो कल आपने स्टेटमेंट दी। अब इस स्टेटमेंट को देने के बाद उमर साहब कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि इनका लोकसभा, इनका राज्यसभा में कोई भी मुसलमान नहीं है। तो मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, उनका मजहब क्या है? वैसे तो मेरा ये हमेशा मानना है, जब भी आप किसी संवैधानिक पोस्ट पे बैठते हैं तो सबसे पहले आप इंसान हैं, उसके बाद आप हिंदू हैं, उसके बाद आप मुसलमान हैं। लेकिन कल उमर साहब ने जो पर्टिकुलर कहा, डेलिबरेटली कहा, क्या उमर साहब को पता नहीं इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब जो पर्टिकुलरली एसटी समुदाय से आते हैं, उनका मजहब उन्हें पता नहीं है? जानबूझ के ऐसी स्टेटमेंट क्यों यूज की, मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं उमर साहब से। और इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब जम्मू कश्मीर के खाते में नहीं, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेजा है, इसीलिए भेजा है कि जम्मू कश्मीर के भी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले राज्यसभा के अंदर। लेकिन उमर साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी, मैं आज उमर साहब से भी ज्यादा अगर मैं किसी से पूछना चाहता हूं तो मियां अल्ताफ साहब से पूछना चाहता हूं। मियां अल्ताफ साहब, मुझे बताएं कि इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब कौन है? और मियां साहब, अगर आपको याद होगा, मैं मियां साहब आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, और उसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। इज्जत तो वैसे भी मैं सभी बुजुर्गों की करता हूं, उसका कारण यह है कि मेरा बचपन सारा रजौरी पूंछ में निकला है। हमें पता है कि वहां के जो मेरे लोग हैं वो आपको किसी पीर पैगंबर से कम नहीं समझते। अगर उस समय जब चुनाव आ रहे थे, और आपको याद होगा, अगर मियां साहब, मियां अल्ताफ साहब खड़े ना होते तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी सपने में भी, कभी ख्वाब में भी अनंतनाग रजौरी पूंछ की सीट से नहीं जीत सकती थी। जो वहां के खासकर एसटी और बाकी लोगों ने जो वोट दिया वो मियां अल्ताफ साहब को देकर दिया, वो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को देकर नहीं दिया। इसलिए मियां अल्ताफ साहब, आपका दायित्व बनता है, क्योंकि उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने 500 रुपए वाली एक स्टेटमेंट यूज की थी एसटी समुदाय के अगेंस्ट। वो स्टेटमेंट हमें आज भी याद है, फारूक साहब, जो आपने दी थी। उसके बाद भी मेरे वहां के लोगों ने, और खासकर एसटी लोगों ने आपको वोट दिया, मियां अल्ताफ साहब, आपको राज्यसभा में भेजा। आज वो सारे के सारे लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बताएं कि हमारे साथ क्या इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ इंसाफ किया है? और मियां साहब, थोड़ा पीछे जाइएगा, जीएडे का 1164 नंबर ऑर्डर 1996 का ऑर्डर है, इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑर्डर है। जो स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी बनी थी, उसके अंदर गुज्जर बकरवालों से उनके हक छीनने के लिए वो कमेटी बनी थी। और जीएडी के 1164 नंबर के ऑर्डर में, 1996 के ऑर्डर में साफ लिखा था कि इनसे इनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन और इनके हक हकूक छीन लिए जाए। फिर भी अगर आप आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं तो क्या आपसे ये लोग आपसे सवाल नहीं पूछेंगे? मुझे याद है, जब मैं बचपन में बड़ा छोटा था, जब मैं रजौरी पूंछ में रहता था, तो क्योंकि मेरे वालिद वहां नौकरी करते थे, और वहां पर जो वर्कर्स थे वो वहां से पूछते थे हमें हफ्ते की छुट्टी चाहिए। पूछते क्यों जी? हमें जाना है कंगन, जाना है, जहां पर भी मियां साहब और उनके वालिद जहां पर रहा करते थे। और वहां से अपने पीठ पर बेड़ू डालकर और 2 दिन का पैदल रास्ता चलकर आपके घर पर आते थे। क्यों? क्योंकि आपको वो किसी पीर फकीर से कम नहीं समझते थे। आज वो लोग आपसे पूछते हैं कि हमारे पर जिन लोगों ने ऐसा कटाक्ष किया, जो कहते हैं कि इंजीनियर गुलाम अली खटाना, उनके बारे में अगर ऐसी बात करते हैं कि राज्यसभा में कोई मुसलमान नहीं है, तो मियां अल्ताफ साहब, आज आपको उमर साहब से इसका जवाब लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब के सब लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे। आपने आईना दिखाया उमर साहब को 2 दिन पहले,
आपसे पहले भी इनको आईना दिखाया गया, और जो जो कोई इनके खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ उमर साहब किस तरह से बात करते हैं वो आगा रहुल्ला साहब अच्छी तरह से जानते हैं। खानदानी राज के चलते, डिक्टेटरशिप के चलते आपके खिलाफ अगर कोई भी बात करेगा तो उस बेचारे का तो वही हाल होगा जो मुझे याद है हाजी यूसुफ साहब बिजबहरा वाले, अगर आप भूले होंगे, हम नहीं भूले, वो शायद उमर साहब के पास ही गए थे, उन्हीं के घर में ही थे और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी। क्यों? क्योंकि कोई अपना हक हकूक अगर मांगेगा इन सबसे तो उसके साथ ऐसा किया जाएगा। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं कि जरा मुझे यह भी जवाब दीजिए कि उमर साहब, आप भारतीय जनता पार्टी को हमेशा यह लेबल करते हैं कि एंटी मुस्लिम बताने की कोशिश करते हैं, तो मुझे बताइए जिस किंडरगार्टन में आपने पढ़ाई की थी सबसे पहले जब आप यूनियन मंत्री बने थे और आपको विदेश मंत्रालय दिखाया था, तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपका मजहब पूछा था? इसी किंडरगार्टन में आप पढ़कर आए। ऐसे नहीं, आप ही की तरह कई और लोग थे, कई प्राउड मुस्लिम थे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे। शाहनवाज हुसैन साहब, अगर आपको याद हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर, जो सबसे पहले यहां पर नींव रखी गई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो डायरेक्ट कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के मुसलमानों को जिद्दा के साथ कनेक्ट करने की बात की गई थी, वो किसने रखी थी बात, जरा बताएं। यह है भारतीय जनता पार्टी। हमारे लिए हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखों की तरह है। उमर साहब, आपकी तरह हम एक आंख से नहीं देखते हैं। इसी तरह से मुख्तार नकवी साहब कौन थे? क्योंकि कल जो आपने बात की है, ये बात का कोई सिर पैर ही नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करता है क्या? उमर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कब से मुसलमानों के खैर खवा हो गए? जरा ये तो मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस बताए। आपका इतिहास क्या आप भूल गए या आपको बताया नहीं गया है? 1979 के अंदर आप ही की यहां हुकूमत थी जब बेनजीर भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी पाकिस्तान में, तो यहां पर जुल्फिकार भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई थी, उस समय उमर साहब यहां पर कश्मीरी मुसलमानों के साथ क्या क्या हुआ था हमें याद नहीं है? वही जहां पर इस्लाम की पढ़ाई की जाती थी, जिन स्कूलों के अंदर, उन स्कूलों के ऊपर आग लगाई गई, तहस नहस किए गए वो स्कूल, कुरान शरीफ की बेअदबी की गई। कौन था हुकूमत कर रहा? कौन था यहां पर मुख्यमंत्री? बुजुर्गों की दाढ़ियां तक कटवाई गई, शेव तक की गई। क्या लोग इतिहास भूल गए? आप कब से मुसलमानों के खैर ख्वाह बन गए? 1987 के अंदर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनी थी। उस मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अंदर जो लोग जीत रहे थे, रातों रात उसको किसने हराया था? केवल सत्ता के लोभ के, सत्ता के भूख के चलते। एक फोन वहां से आया बूटा सिंह जी का और कश्मीर की तकदीर और तदवीर बदल गई। आप मुसलमानों के खैर ख्वाह हो गए। उसके बाद जिन लोगों को आप यहां पर छोड़कर लंदन चले गए और 7-8 साल तक जिनकी सुध बुध नहीं ली, यहां का कश्मीरी मुसलमान जो मरता रहा, जलता रहा, कटता रहा, आपने कभी उनकी सुध बुध ली? तब आपका कहां पर गई थी ये वाली बातें? आपने कभी पूछा इन सबसे? मैं ये भी पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताएं कि जो 1.5 लाख कब्रें यहां पर बनी हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जब भी आप ये रिलीजियस कार्ड खेलते हैं तो अपना इतिहास जरा अच्छी तरह से पढ़ा करें। अरे ज्यादा दूर क्यों जाना है? 2010 के अंदर चलते हैं, जब आप ही चीफ मिनिस्टर थे। 120 लोगों की जिनकी जान गई, वो कौन थे? उमर साहब मुझे बताएं। ये कौन सी आपने नई राजनीति शुरू की है? क्योंकि आपको आज आपकी कुर्सी डगमगाती नजर आ रही है, क्योंकि आपके अपने लोगों का आज आपके ऊपर से विश्वास खत्म हो गया, आपके 2 मेंबर पार्लियामेंट का आपके ऊपर से विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि 3 में से 2 ही आपके यहां पर हैं चुने हुए, और वो दोनों मेंबर पार्लियामेंट आज आपको आईना दिखा रहे हैं। उमर साहब, इसका मतलब देखा जाए तो, एथिकली भी देखा जाए, आज आपके साथ कोई नहीं है। अगर चंद आपको लगता है आपके अब्दुल्ला परिवार के जो खास लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आम कश्मीरी आज आपके साथ नहीं खड़ा है, आपकी इसी राजनीति की वजह से, आपकी इसी हिंदू मुसलमान की राजनीति की वजह से। और एक बात और बताता हूं कि 2010 में जब 120 लोग मारे गए, उनमें एक 8वें क्लास का मासूम बच्चा था, तुफेल मट्टू। भूल गए आप तुफेल मट्टू को? आज वो शायद भारत की क्रिकेट टीम में होता और वो नाम कमा रहा होता जो यहां के क्रिकेटर कमा रहे हैं, लेकिन आपकी इसी राजनीति के चलते आज वो हमारे बीच में वो बच्चा नहीं है, और आप फिर से वही राजनीति करेंगे। और आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे लेबल कर सकते हैं? आप एक स्कीम बताएं भारतीय जनता पार्टी की जो केवल हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए नहीं है, सिख ईसाइयों के लिए नहीं है। क्या वंदे भारत ट्रेन जिसमें फारूक साहब बैठकर गए थे, उसमें उनका मजहब पूछा गया था? क्या एम्स के अंदर जो लोग इलाज कराएंगे उनका मजहब पूछा जाएगा? क्या IIT IIM में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मजहब पूछा जा रहा है? क्या गोल्डन कार्ड के चलते वो जो मेरी कुलगाम की मेरी बुजुर्ग माता जिसने अपनी आंखों का इलाज कराया, क्या उसका मजहब पूछा गया था? आप ही के गांधरबल के अंदर एक इंसान ने अपने घुटने चेंज करवाए हैं, क्या उसका मजहब पूछा गया था? क्या मोदी जी ने उसका मजहब पूछा? क्या गोल्डन कार्ड ने उसका मजहब पूछा? आपने कितने लोगों के घुटने चेंज करवाए? आपने कितने लोगों की आंखें बनवाई? आपने कितने लोगों की जान बचाई?
एक और बुजुर्ग हैं वहां शोपियान के, जिनकी किडनी का इलाज हुआ, क्या उसका मजहब पूछा गया? उसी गोल्डन कार्ड से इलाज हुआ, क्या उसका मजहब पूछा गया? क्योंकि चाहे आप प्रधानमंत्री हो चाहे आप मुख्यमंत्री हो, सबसे पहले अगर आपका कोई धर्म है तो इंसानियत है। आपके लिए सभी के सभी लोग एक बराबर होने चाहिए। लेकिन किस तरह की आपने निम्न स्तर की कल राजनीति की है, मुझे इस पे एतराज है। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति कर कर चंद लोगों को अगर आप यहां पर बरगला लेंगे तो आप ये लोग नहीं होने दोगे, क्योंकि इन लोगों ने खून के आंसू रोए हैं और आप किसी हुकूमत के चलते यहां पर रोए हैं। क्योंकि आपको जो कोई इंसान भी अगर नॉन अब्दुल्ला होगा तो आपको नजर नहीं आएगा। जिस तरह से मकबूल शेरवानी साहब थे, उसको किसने याद किया? भारतीय जनता पार्टी ने उसको याद किया। मकबूल शेरवानी अगर कोई है तो उसके कारण ही आज कश्मीर कश्मीर है, वरना आज ये कश्मीर भी वही हाल होता जो पीओजे में लोगों का है। आज हमारे कश्मीर के लोग भी 400 रुपए किलो आटे के लिए लाइन में लगे होते और नई नई गाड़ियां ना निकाल रहे होते। हम लोग भी देख रहे होते गधा कौन सा अच्छी ब्रीड का है जो हम ले सकते हैं। हम अगर आज हिंदुस्तानी हैं और अगर आज हम अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं सिर्फ मकबूल शेरवानी की वजह से। आपने मकबूल शेरवानी को कब याद किया? उसका कसूर क्या था? उसने तो अपने प्राण तक निछावर कर दिए थे कि वो मकबूल शेरवानी था, मकबूल अब्दुल्ला नहीं था। यह कसूर था। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह की राजनीति आप करते हैं। और एक बात याद रखिएगा उमर साहब, जिस तरह से आजकल आप राजनीति कर रहे हैं, हमें बड़ी अच्छी तरह से याद है, हाजी यूसुफ साहब को भी सब कुछ हमने याद रखा हुआ है। तो मैं आपको याद करवाता हूं कि जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दवा लगी ना दुआ लगी उमर साहब। और याद रखिएगा, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि हमारे जितने हमारे मुसलमान बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके एक हाथ में कुरान शरीफ होनी चाहिए और एक हाथ में टैब होना चाहिए। और आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है एक हाथ में पत्थर और एक हाथ में AK-47 हो। ये हम होने नहीं देंगे। और जो हिंदू मुसलमान की आपस में जो इनका प्यार है, उसके खिलाफ अगर आप कभी भी ऐसी बात करेंगे तो डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया आपको यहीं आकर आईना जरूर दिखाएगा, जिस तरह से आज आपको आपके लोग आईना दिखा रहे हैं। बाकी मैं अल्ताफ साहब से कहूंगा कि वो राज्यसभा के चुनावों के ऊपर जरूर आपसे बात करें। शुक्रिया अभिजीत जी। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने सारा आपको ब्रीफ कर दिया है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे 2 पॉइंट हैं। आज आपने देखा कि सकीना जी ने एक बार झूठ आज बोला है। मुझे उनके झूठ पे एक याद आता है कि हद कर दिया आपने सकीना जी। ट्रुथ, टास, अपुस। जिस तरह से आज उन्होंने असेंबली में कहा कि हमने जो मैनिफेस्टो में हमने जो वादे और गारंटियां दी थी, हमने 80% उसको कंप्लीट कर दिया। मैं सकीना जी से सवाल करना चाहता हूं, कहां 12 गैस सिलेंडर, कहां है 10 किलो चावल, कहां है 200 यूनिट बिजली, कहां है 1 लाख जॉब्स, कहां है डेलीवेजर परमिट? और इतने जो 12 गारंटी और 25 वादे उन्होंने किए थे, उनमें आज तक कोई पूरा नहीं हुआ। और जहां तक 200 यूनिट बिजली की वो बात कर रहे हैं, आज उमर साहब का स्टेटमेंट आता है कि पहले वो जो सोलर सिस्टम लगा दे, उसके बाद उनको हम 200 यूनिट बिजली दे देंगे। मैं उमर साहब से सवाल करना चाहता हूं, अंत्योदया के तहत या AAY के जुमरे में जो आता है, कहां से वो 2.5 लाख लाके सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेगा? उमर साहब, ये आंटी वाली सरकार नहीं है जो मुंह में गोल्डन स्पून लेके पैदा होता है। ये आपकी आंटी और आपके अक्ल की तरह अमीर लोग नहीं है। दूसरी बात, जो पिछले 2-4 दिनों से यहां शोर उठ रहा था कि कल जो हमने कैप्शन इसका लिखा था कि चोर मचाए शोर, सबने देखा। और आज हमने कहा त्रुथ, टास, अपुस्त, झूठ। उमर साहब, भारतीय जनता पार्टी को 4 ही वोट नहीं मिले हैं, हमें 8 वोट मिले हैं। 8। मैं आपको गिनाता हूं आपकी नॉलेज के लिए और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। 4 जो हमें पड़े, 3 जो रिजेक्ट हुए और 1 जो शमी ओबराय को ज्यादा मिला है। ये वो 8 लोग हैं जो 8 लोग आपके विश्वासघात, आपका झूठ, आपका फरेब, आपकी मकारी, आपकी एरोगेंस, आपकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ जिन्होंने वोट डाले हैं। ये वो लोग हैं जो हाजी यूसुफ की लाइन पे चलते हैं। अगर हक मांगने जाते हैं तो पता नहीं वहां मौत मिलती है कि क्या मिलती है। ये वही लोग हैं। आपने 1 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को गारंटी और वादों के बेस पे गुमराह कर दिया और आज आपके अंदर ही आपके लोग आपके पीछे पड़े हैं। जो हाल शेख अब्दुल्ला का हुआ, जो हाल फारूक अब्दुल्ला का हुआ, जिस तरह से उनका सपोर्ट वापस लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उससे बुरा हाल उमर साहब
आपका होगा, क्योंकि आप सिर्फ झूठ, फरेब और मक्कारी पे यकीन रखते हैं और आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने धोखा दिया, आपने दगा दिया। मेरी ये बात आप याद रखिए, ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उमर साहब से उनको गिराने के, लेकिन आपके लोग आपके पीछे पड़े हैं, आपके लोग, क्योंकि आप रीजनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आप जम्मू और कश्मीर को अलग अलग नजरिए से, आपने पूरी तरह से तैयारी की थी कि जम्मू का जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को हमें हराना है। हमें पीडीपी वोट देगी, जिनका प्यार इस्लामाबाद से है, दिल्ली से नहीं। और फारूक साहब ने खुद, शबीर कुले साहब, खुर्शीद साहब, ऐसे लोगों को उन्होंने शुक्रिया किया। क्या सतीश शर्मा जी हमें वोट देंगे, जो कैबिनेट मंत्री है? उमर साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका है, आप खुद ढूंढिए। और मैं आपको वसू के साथ लास्ट में कह दूंगा, जो फारूक साहब का हाल हुआ वही हाल आपका हुआ। आपको डूबना है और आपको अपने लोग ही डुबाएंगे। साहब, ऐसे कैसे दो एमपीज जो है आपस में नहीं बन रहे, ये भी जो इनका जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूंगा किस तरह से देखते हैं राजनीति, क्योंकि उमर का जो है खुद या तो आपस में उनकी बनती नहीं है, ये भी सवाल जो है उठ रहे कि आपस में एमपीएस के साथ बात नहीं, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? देखिए, एमपी जो होता है ना, एमपी आप समझ सकते हो, क्योंकि बारामूला के लोगों ने उमर साहब को रिजेक्ट कर दिया था। एक एमपी अनंतनाग और रजौरी पुंछ से हैं, दूसरे आपके श्रीनगर से हैं। दोनों एमपीज ने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो एमपी इन लोगों की वॉइस है, तो यानी कि इन सब लोगों ने आज उमर साहब को रिजेक्ट कर दिया है। मॉरल ग्राउंड्स पर भी जो उमर साहब नया शगुफा छोड़ रहे हैं ना कि मैं रिजाइन कर दूंगा, मॉरल ग्राउंड्स पर भी उमर साहब आपको रहना नहीं चाहिए, जबकि उमर साहब ने कोई डेट और कोई टाइम नहीं बताया लोगों को। ये सिर्फ एक कारण है कि उमर साहब को पता है कि आज लोग मेरे अंदर से उनका विश्वास खत्म हो चुका है। गलती ये सबसे बड़ी इन्होंने क्या की है कि 60 साल से तो झूठ से काम चलता था इनका। 60 साल से ये झूठ बोलते थे हमेशा लोगों को, ये वादा वो वादा। इस बार इन्होंने वो झूठ लिखकर दे दिया, यानी कि पहली बार आपने मैनिफेस्टो बनाने की जहमत कर ली। अब लोग आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं, 1 लाख नौकरियों में से 20,000 नौकरियां तो दे देते, 200 यूनिट में से 50 यूनिट बिजली दे देते, कुछ तो राशन दे देते हमारे को, कोई तो सिलेंडर फ्री दे देते। अब जब आप लोग आपसे, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई 2019 के बाद कि जो वादा होता है वो पूरा भी होता है, लोगों को अच्छी सड़कों की आदत पड़ गई है, लोगों के खातों में पैसे आ रहे हैं, लोगों के गोल्डन कार्ड से इलाज हो रहे हैं, लोगों को आज चीजें मिल रही हैं, तो लोग अब आपसे पूछ रहे हैं। क्या पहले दिन जब उमर साहब को सरकार थमाई गई थी आज से 1 साल पहले, क्या पूरा हिसाब किताब एलजी साहब ने नहीं दिया था? क्या 42,000 नौकरियां जो मिली थी, उमर साहब जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, 42,000 नौकरियों के अंदर क्या पूछा गया था हिंदू को कितनी मिली और मुसलमान को कितनी मिली? आपने कितनी नौकरियां दी, जरा ये तो बता दीजिए। आपकी वजह से कितने यहां पर टूरिस्ट आए, आपकी वजह से कितने G20 के इवेंट हुए हैं, आपने कौन से IIT IIM बनाए, आपने कौन से एम्स बनाए? कोई एक जवाब तो दें। अब लोग आपसे जब पूछ रहे हैं, आपकी खुद की पार्टी वाले पूछ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सब कुछ कोई और करवा रहा है। एक नया नैरेटिव बन रहा है। इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम ऑपोजिशन को कहता था कि बीजेपी के साथ हो। आज वही ऑपोजिशन अब एमसी को इल्जाम लगा रहा है कि आप वो बीजेपी के साथ हो। देखें, जिन्होंने खुद किंडरगार्टन हमारे यहां पर पढ़ा हो, वो आज अगर इस तरह की बात करेंगे तो आप समझ सकते हो। बड़ी बात यह है कि उमर साहब अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते। अगर पढ़ाई करते होते तो उनको 1979 का पता होता, इनको अच्छी तरह से 1987 का पता होता, उनको 2010 का भी इनको कोई याद करवा, तब तो खुद मुख्यमंत्री थे। ये जब इस तरह की बातें करते तो मुझे बड़ी अफसोस होता है, ये कहते हो कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री इतनी मैच्योरिटी वाली बात करेगा। यहां उनके शायद कोई उनको बताता भी नहीं इन सब बातों के बारे में, या फिर डेलिबरेटली इस तरह की बात करते हैं। क्या उनको नहीं पता कि राज्यसभा के अंदर इंजीनियर गुलाम अली खटाना है? क्या उनका मजहब उनको नहीं पता? ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है उमर साहब का ये सब कुछ। कारण ये है कि कश्मीर के लोग अब अपने हक हकूक की बात कर रहे हैं। कश्मीर के लोग अब पता है कि बम गोली बारूद का खौफ काफी हद तक खत्म हो चुका है। वो कैलेंडरों का दौर जो आपके टाइम पर होता था वो खत्म हो चुका हुआ है। आज कोरोना के हिसाब से टूरिस्ट आ रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली एक बाइसरेंट का इंसिडेंस हो गया, वरना तो सब कुछ पटरी पे चल पड़ा था। अब उमर साहब को पता है कि अब अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था ना, कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, बट हमेशा के लिए सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन उमर साहब को लगता है कि अब्राहम लिंकन गलत है, उमर साहब ठीक है। देखते हैं क्या होता है। कल उमर साहब ने जो आप ही लोगों को साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट से मुझे एतराज है। और एतराज इसलिए है कि उमर साहब ने इसी देश के संविधान की, इसी देश के आइन की कसम खाकर एक पोस्ट को संभाला है जिसे चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। और उमर साहब केवल पर्टिकुलर किसी एक क्लास के, एक कास्ट के चीफ मिनिस्टर नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। वो हिंदुओं के भी चीफ मिनिस्टर हैं, मुसलमानों के भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो एसटीज के भी चीफ मिनिस्टर हैं, पहाड़ियों के भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो गुज्जर बकरवालों के, इन सब के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर उमर साहब को लगता है कि चंद उनके चाहने वाले या चंद
एलीट लोगों के या चंद वो लोग जो गुपकार के गलियारों में उनके साथ रहते हैं उनके चीफ मिनिस्टर हैं, तो मुझे इससे एतराज है। कल उमर साहब ने जो नया कार्ड खेला, और ऐसा होता है जब कभी भी दोस्तों आप इतिहास में चले जाइएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जब कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अंतरकलह शुरू होती है, जब कभी भी इनको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आती है, ये एक बड़ा खतरनाक कार्ड खेलते हैं, और उस कार्ड का नाम है रिलीजन का कार्ड, हिंदू मुसलमान का कार्ड, डोगरा वर्सेस कश्मीर का कार्ड खेलते हैं ये लोग। और यही कार्ड उन्होंने कल भी खेला। जो स्टेटमेंट कल उन्होंने दी, और खासकर मेरे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बरगलाने के लिए जो स्टेटमेंट दी है, उससे उमर साहब मुझे एतराज है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं, और खासकर मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, जम्मू कश्मीर जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं, इन लोगों ने टू नेशन थ्योरी के समय पाकिस्तान को ना चुनकर जम्मू कश्मीर को चुना था। आज अगर आप इनको मजहब के नाम के ऊपर बरगलाएंगे तो अभिजीत जसरोटिया आपके खिलाफ खड़ा होगा।